हालांकि विराट ने उसे पूरी तरह से निर्वस्त्र अवस्था में देख लिया था, लेकिन नलिनी को इस बात की कोई खास परवाह नहीं थी। इसके विपरीत, जब भी वह बाद में उस दृश्य के बारे में सोचती, तो उसे थोड़ी उत्तेजना महसूस होती और मन ही मन एक गुप्त खुशी मिलती। अब तक नलिनी को यह एहसास हो चुका था कि अनजाने में ही सही उसे विराट से प्रेम हो गया है। हालांकि अपने स्वाभिमानी और जिद्दी स्वभाव के कारण उसने इस बात को स्वीकार करने से हमेशा इनकार किया। नलिनी के शब्दों को सुनकर विराट ने कुछ आश्चर्य के साथ उसकी ओर देखा। नलिनी का अपनी मनमानी स्वीकार करना वास्तव में अभूतपूर्व था। उसके अत्यधिक अहंकारी स्वभाव को देखते हुए उसे अपनी कमियों को स्वीकार कराना कोई आसान काम नहीं था। जब नलिनी ने विराट की अजीब नजरों को देखा, तो उसकी सुंदर आंखें फैल गईं और उसने चिढ़कर कहा, विराट, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुमने मुझ जैसी सुंदरी पहले कभी नहीं देखी? विराट मुस्कुराया और बोला, महल स्वामिनी, आप जैसी बेहद खूबसूरत सुंदरी मिलना वास्तव में दुर्लभ है। नलिनी इस समय खराब मूड में थी, इसीलिए स्वाभाविक रूप से विराट ने हमेशा की तरह उससे सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा यदि वह उसे पूरी तरह से क्रोधित कर देता, तो परिणामों को संभालना मुश्किल हो जाता। इसलिए विराट ने अप्रत्याशित रूप से उसकी प्रशंसा कर दी। सब बनावटी बातें हैं। नलिनी ने नाक सिकोड़ दी और उसे घूर कर देखा। अगर वह वास्तव में विराट की नजरों में इतनी सुंदर होती, तो ऐसा नहीं होता कि उसने निर्वस्त्र होकर खुद को उसे सौंप दिया, और फिर भी उसने उसे अस्वीकार कर दिया। हालांकि अपने शब्दों के बावजूद नलिनी विराट का जवाब सुनकर मन ही मन बेहद प्रसन्न थी। विराट शायद ही कभी उसकी तारीफ करता था। उनकी बातचीत ज्यादातर नोक-झोंक वाली ही होती थी। उसे एक दुर्लभ प्रशंसा सुनकर नलिनी का मन शहद जैसी मिठास से भर गया। विराट ने नलिनी को पहले कभी इतना आकर्षक नहीं देखा था और वह उसे निहारते हुए क्षण भर के लिए ख्यालों में खो गया। हंसी मजाक के एक अभूतपूर्व दौर के बाद नलिनी वहां से चली गई। उसने अवंतिका के मामले को नजरअंदाज कर दिया, खजाना विभाग में लौटी, गोलियों का आदान प्रदान किया और फिर साधना करने के लिए एकांतवास में चली गई। शुरुआत में इस मामले के बारे में जानकर वह बहुत क्रोधित थी, लेकिन शांत होने के बाद वह विराट की मजबूरी को समझ गई। विराट विशाल तलवार संप्रदाय का प्रभारी था और उसे संप्रदाय के करोड़ों लोगों के दृष्टिकोण से मामलों पर विचार करना पड़ता था, जिसमें मनमानी के लिए कोई जगह नहीं थी। उसका हर कदम तलवार संप्रदाय के करोड़ों सदस्यों के जीवन और भाग्य को निर्धारित करता था। विराट जिस दबाव को झेल रहा था, वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक था। उसे जो करना चाहिए था वह यह कि वह विराट के बोझ को साझा करने के लिए अपनी शक्ति को जल्द से जल्द बढ़ाए, न कि उसके लिए मुसीबत खड़ी करे। नलिनी के जाने के बाद विराट ने राहत की एक हल्की सांस ली। गनीमत थी कि नलिनी उसके फैसले को समझ गई, अन्यथा इस मामले ने काफी मुसीबत खड़ी कर दी होती। हालांकि यह महिला अक्सर अनुचित और दबंग होती थी, लेकिन महत्वपूर्ण मामलों पर वह अपेक्षाकृत समझदार थी। बेशक, जिस कारण से विराट ने अवंतिका को जीवित रहने दिया और उसे तलवार संप्रदाय की योग्यता प्रणाली का आनंद लेने और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इसके संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति दी, वह यह था कि हालांकि अवंतिका तलवार संप्रदाय के प्रति शत्रुतापूर्ण रही थी, लेकिन उसने वास्तव में इस प्रक्रिया में कोई बड़ी तबाही नहीं मचाई थी। उनकी मुठभेड़ों में उस समय को छोड़कर जब अवंतिका ने नलिनी के खिलाफ साजिश रचकर उसे भारी नुकसान पहुंचाया था, उसने आमतौर पर उस पर कोई बढ़त हासिल नहीं की थी। इसके विपरीत उसने विराट के जवाबी हमलों के तहत बार बार मुंह की खाई थी। अन्यथा यदि अवंतिका ने वास्तव में तलवार संप्रदाय को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया होता और संप्रदाय के किसी भी सदस्य को मार डाला होता, तो भले ही वह कितनी भी बेशकीमती क्यों न होती, विराट उसे जीवित नहीं रहने देता। भले ही इसके लिए उसे दिव्य पवन महल से दुश्मनी ही क्यों न मोल लेनी पड़ती, विराट उसे खत्म कर देता। हालांकि यद्यपि विराट ने उसे अस्थायी रूप से तलवार संप्रदाय की योग्यता प्रणाली का आनंद लेने की अनुमति दी है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसने उसके पिछले कार्यों को पूरी तरह से माफ कर दिया है। क्या वह वास्तव में जीवित रह सकती है,
यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह भविष्य में क्या भूमिका निभाती है। दक्षिणी महाद्वीप में 6 महीने और बिताने के बाद तलवार संप्रदाय के लिए बड़ी मात्रा में प्राचीन आभा और प्राचीन महाद्वीप के विभिन्न दुर्लभ खजाने जमा करने के पश्चात विराट ने युमेश राजवंश के लिए प्रस्थान करने की तैयारी शुरू कर दी। तलवार संप्रदाय को विराट के जाने का कोई खास मलाल महसूस नहीं हुआ और न ही उन्हें कोई दुख या विदाई का अनुभव हुआ। जबकि विराट का मुख्य शरीर जा रहा था, उसका निर्मल अवतार वहीं रहा। तलवार संप्रदाय के सदस्य पहले से ही विराट के मायावी स्वभाव के आदी थे। जब उन्हें उसे खोजने की आवश्यकता होती थी तो वे आम तौर पर उसके निर्मल अवतार को ही खोजते थे। इसलिए पूरे तलवार संप्रदाय को विराट के जाने पर कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई, सिवाय 2 लोगों के, वान्या और माया। हालांकि उनकी हिचकिचाहट विराट के जाने के कारण नहीं थी, बल्कि शार्दूल और नन्ही चिड़िया नीलिमा के कारण थी। जाने से पहले वान्या ने अपने छोटे हाथों से शार्दूल का कान खींचा। उसका चेहरा विरह वेदना से भरा था। बड्ढे सफेद बिल्ले, इस बार जाने के बाद मैं तुम्हें फिर कब देखूंगी? वान्या ने उदासी से कहा। शार्दूल बचपन से ही उसके साथ था। जब से उसने और विराट ने बचपन में एक दूसरे को पहचाना था, तब से शार्दूल लगभग हमेशा उसके पास ही रहता था, जब वह व्यस्त नहीं होता था। उसने शार्दूल के साथ जो समय बिताया था, वह रूहानी और अनवी के साथ बिताए गए समय से भी अधिक था। शार्दूल के लिए उसकी भावनाएं सबसे गहरी थीं, जो उसके पिता विराट और मां यामिनी के बाद दूसरे स्थान पर थीं। सफेद बिल्ले के जाने के बाद जब भी वह यात्रा करना चाहेगी तो उसे अकेले ही जाना पड़ेगा। उसकी बहन रूहानी अपना ज्यादातर समय औषधि निर्माण कक्ष में बिताती थी। अपनी गुरु जुबैदा को गोलियां बनाने में मदद करती थी। उसकी बहन अनवी अपना सारा समय शास्त्र भंडार में बिताती थी, तलवारबाजी का अभ्यास करती थी और अपने गुरु के साथ विभिन्न शास्त्रों को व्यवस्थित करती थी। वह एकमात्र प्राणी जो वास्तव में उसकी परवाह करता था और उसकी यात्राओं में उसका साथ देता था, वह सफेद बिल्ला था। सफेद बिल्ले के चले जाने के साथ उसे अब से अकेले ही खेलना होगा। यह सोचकर वान्या उदासी और हताशा से भर गई। चिंता मत करो छोटी मालकिन, जब मेरे पास समय होगा तो मैं तुम्हें देखने वापस आऊंगा, शार्दूल ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा। आमतौर पर वह वान्या से डरता था और उसके चंगुल में फंसने से बचने के लिए जितना हो सके दूर रहने की कामना करता था। लेकिन अब जब बिछड़ने का समय वास्तव में आ गया था, तो उसने खुद को अपनी छोटी मालकिन को छोड़ने के लिए बहुत अनिच्छुक पाया। आखिरकार वह 30 साल से अधिक समय से वान्या के साथ था। अपने बॉस और उस छोटी बेवकूफ चिड़िया के अलावा उसने वान्या के साथ सबसे ज्यादा समय बिताया था। जबकि शार्दूल और वान्या एक दूसरे को आंसुओं के साथ विदाई दे रहे थे, दूसरी तरफ नन्ही चिड़िया नीलिमा और माया भी रो रही थीं और अलग होने के लिए तैयार नहीं थीं। तलवार संप्रदाय के बीच नन्ही चिड़िया की सबसे करीबी विश्वासपात्र माया थी। तलवार संप्रदाय के भीतर माया के समान विचारधारा वाली व्यक्ति नन्ही चिड़िया नीलिमा थी। नीलिमा उसके स्वभाव के साथ उसकी अपनी बड़ी बहन गरिमा की तुलना में भी अधिक मेल खाती थी। वह और नीलिमा व्यावहारिक रूप से अविभाज्य थीं। खासकर जब वे एक साथ मिलकर विराट की बुराई करती थीं, तो यह बहुत ही रोमांचक होता था। वह केवल नीलिमा के साथ ही इस बारे में बात कर सकती थी। यहां तक कि अपनी बहन गरिमा के साथ भी उनके पास ऐसे विषय नहीं थे। वास्तव में यदि वह अपनी बहन गरिमा के सामने विराट की बुराई करती तो उसे डांट पड़ती। केवल नीलिमा ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, जिसके साथ वह अपने सभी रहस्य साझा कर सकती थी और किसी भी चीज के बारे में बात कर सकती थी। नीलिमा, मैं वास्तव में तुमसे अलग नहीं हो सकती, माया ने कहा। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। वह नीलिमा को बड़ी अनिच्छा से देख रही थी। छोटी माया, मैं भी तुमसे अलग नहीं हो सकती। नीलिमा ने अपने पंख फैलाए, माया की गर्दन को गले लगाया और कहा। उसकी आंखों में भी आंसू थे। अरे विराट, तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? मैं अब महान क्षेत्र के शुरुआती चरण की एक शक्तिशाली साधक हूं। मैं निश्चित रूप से तुम्हें धीमा नहीं करूंगी। माया ने अचानक विराट की ओर देखा और कहा। माया के शब्द सुनकर वान्या की आंखें चमक उठीं।
उसने तुरंत अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया, विराट की ओर देखा और कहा, पापा, आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले चलते? वान्या वादा करती है कि वह आज्ञाकारी रहेगी और आपके लिए मुसीबत खड़ी नहीं करेगी। अगर उसके पिता उसे अपने साथ ले जा सकते हैं तो वह कई जगहों को देख सकती है और कई दिलचस्प स्थानों पर जा सकती है। बकवास बंद करो। इससे पहले कि विराट कुछ कह पाता, माया और वान्या को लगभग एक साथ उनके सिर पर करारी चपत मिली। माया पर हमला करने वाली उसकी बहन गरिमा थी और वान्या को ठोकने वाली स्वाभाविक रूप से उसकी मां यामिनी थी। माया, युवा मालिक के पास इस बार दक्षिणी महाद्वीप छोड़ने पर महत्वपूर्ण काम है। तुम किस बात के लिए मुसीबत खड़ी कर रही हो? गरिमा ने माया को डांटते हुए सख्त चेहरे से कहा। वान्या, तुम्हारी बहुत दिनों से धुनाई नहीं हुई है। क्या तुम्हें खुजली हो रही है? यामिनी ने वान्या का नाम लेकर उसे गुस्से से डांटा। विराट युमेश राजवंश के लिए निकल रहा था और कौन जानता था कि रास्ते में उसे क्या क्या सामना करना पड़ेगा। वह अपनी बेटी को उसके साथ कैसे जाने दे सकती थी। ठीक है, तुम्हें मुझे विदा करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं जा रहा हूं, मेरा निर्मल अवतार अभी भी दक्षिणी महाद्वीप में है। ये सब औपचारिकताएं क्यों? सब लोग तितर बितर हो जाओ और अपने काम पर जाओ। विराट ने सभी की ओर देखा और कुछ झुंझलाहट के साथ कहा। फिर वह शार्दुल और नन्ही चिड़िया नीलिमा की ओर मुड़ा और बोला, शार्दुल, नीलिमा, चलो चलें। इतना कहकर वह रुका नहीं। उसका शरीर चमका, तलवार की रोशनी में बदल गया और वह क्षितिज की ओर उड़ गया। छोटी मालकिन, मैं जा रहा हूं, अलविदा। शार्दुल ने वान्या की ओर अपने पंजे हिलाए। फिर उसका शरीर चमका, एक सफेद रोशनी में बदल गया और विराट के पीछे लपका। छोटी माया, मैं जा रही हूं। मौका मिलने पर मैं अक्सर तुमसे मिलने वापस आऊंगी। नन्ही चिड़िया नीलिमा ने भी माया की ओर अपने पंख हिलाए। फिर उसका शरीर चमका, हरी रोशनी में बदल गया और विराट के पीछे हो लिया। 3 प्रकाश किरणें धीरे धीरे क्षितिज में गायब हो गईं और अंततः पूरी तरह से ओझल हो गईं। जैसे ही सब लोग क्षितिज की ओर देख रहे थे, सफेद कपड़ों में विराट का अवतार तुरंत प्रकट हुआ। उसने सभी पर एक नजर डाली और कहा, ठीक है, सब लोग जाओ, जो कर रहे थे वो करो। विदाई की हल्की उदासी सफेद कपड़ों में विराट को देखकर तुरंत गायब हो गई। सफेद वस्त्रों में विराट का उनके पास होना असली विराट के पास होने से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं था, क्योंकि दोनों वास्तव में एक ही व्यक्ति थे। शरीर भले ही अलग हों, पर उनकी आत्मा, स्मृतियां, विचार और स्वभाव सब कुछ पूर्णतः समान था। विराट अक्सर मजाक में कहता था, अंतर बस इतना है कि मैंने कपड़े बदल लिए हैं। इसी कारण वान्या और माया को छोड़कर बाकी किसी को अधिक अंतर महसूस नहीं हुआ। वान्या और माया दोनों के लिए यह अलगाव आसान नहीं था। उनकी आंखों में आंसू लगातार भरे हुए थे। गरिमा ने माया को धीरे से पीछे खींच लिया, जबकि वान्या को यामिनी ने संभाल लिया। वान्या को भागने से रोकने के लिए यामिनी स्वयं कुछ समय तक उसके साथ रहने वाली थीं, ताकि वह भावनाओं के वशीभूत होकर कहीं भटक न जाए। वास्तविकता यह थी कि वान्या की साधना और शक्ति अब यामिनी से कहीं अधिक हो चुकी थी। फिर भी यामिनी उसकी मां थीं। उसके मन में उनके लिए वह सम्मान था जिसके कारण वह उनके सामने कोई धृष्टता नहीं कर सकती थी। विराट के जाने से तलवार संप्रदाय के दैनिक कार्यों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। संप्रदाय अपनी निर्धारित दिशा में तेजी से आगे बढ़ता रहा। विराट ने प्रस्थान से पहले प्राचीन आभा और प्राचीन महाद्वीप के संसाधनों का एक विशाल भंडार पीछे छोड़ दिया था, जो तलवार संप्रदाय की कई वर्षों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। श्वेत वस्त्रधारी विराट प्रतिदिन संप्रदाय के क्षेत्र में नई व्यूह रचनाएं स्थापित करने में व्यस्त रहता था। इस समय उसका मुख्य ध्यान पवनगढ़ राजवंश पर केंद्रित था। उसका लक्ष्य था पवनगढ़ राजवंश में एक ऐसी महाव्यूह स्थापित करना जो पूरे क्षेत्र को आच्छादित कर सके, बिल्कुल दक्षिणी महाद्वीप की महान व्यूह रचना की तरह। सबसे पहले उसने तेजस्वी सिंह को आदेश दिया कि वे निर्माण कार्यशाला के वास्तुकारों का नेतृत्व करें और नवधारा महाद्वीप की ओर जाने वाले स्थानिक मार्ग के प्रवेश द्वार पर एक विशाल अभेद्य किले का निर्माण करें।
यह किला इतना दृढ़ था कि उसने स्थानिक भंवर को पूरी तरह ढक लिया। पहले से स्थापित व्यूह के बावजूद विराट पूरी तरह निश्चिंत नहीं था, इसलिए उसने उसके ऊपर डिफेंस की एक और स्तर, यह विशाल किला, निर्मित करवा दिया। इस किले की रक्षा क्षमता इतनी अधिक थी कि आरोहण लोक के विशेषज्ञों के हमले भी उसे भेद नहीं सकते थे। कई परतों वाली व्यूह रचनाओं और किले की संयुक्त शक्ति ने स्थानिक मार्ग के प्रवेश द्वार को सचमुच अभेद्य बना दिया। विराट के दक्षिणी महाद्वीप छोड़ने के ठीक 1 महीने बाद एल्डर शांति द्वारा भेजा गया दिव्य पवन महल का नया शिष्य समूह पहुंच गया। इस समूह में 1000 से अधिक शिष्य थे, आधे से भी अधिक महान क्षेत्र के साधक और अनेक अर्धचरण आरोहण लोक विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। तलवार संप्रदाय पहुंचते ही दिव्य पवन महल के ये शिष्य नवधारा महाद्वीप के विस्तार की योजना में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। नवधारा महाद्वीप विशाल और असीम था। अब तक भी तलवार संप्रदाय ने इसके आकार का पूरी तरह से पता नहीं लगाया था। दिव्य पवन महल के विशेषज्ञों के इस समूह के जुड़ने से नवधारा महाद्वीप में तलवार संप्रदाय की खोज में काफी तेजी आई। दिव्य पवन महल के इन शिष्यों ने इस प्रक्रिया के दौरान युद्ध योग्यताएं जमा कीं, जिन्हें उन्होंने प्राचीन रून गोली और महाब्रह्म ज्ञान गोली जैसी विभिन्न औषधियों के बदले में प्राप्त किया। इन औषधियों की मदद से उनके साधना स्तर तेजी से आगे बढ़ने लगे। सिर्फ 1 महीने में एक अर्धचरण आरोहण लोक विशेषज्ञ ने आरोहण लोक में सफलता पाने के संकेत दिखाए। इस अर्धचरण आरोहण लोक शिष्या के पास पहले से ही बेहद मजबूत साधना थी और तलवार संप्रदाय की अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी गोलियों की मदद से उसने जल्दी ही लोकों के बीच की बाधा को तोड़ दिया और आरोहण लोक तक पहुंचने का प्रयास शुरू कर दिया। हालांकि श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे दक्षिणी महाद्वीप में सफलता हासिल नहीं करने दी, बल्कि इसके बजाय उसे नवधारा महाद्वीप में भेज दिया। एक योद्धा के आरोहण लोक में प्रवेश करने की हलचल बहुत बड़ी थी और विराट नहीं चाहता था कि तलवार संप्रदाय बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करे। दिव्य पवन महल की अर्धचरण आरोहण लोक शिष्या अंततः प्राचीन आभा और महाब्रह्म ज्ञान गोली की मदद से आरोहण लोक में प्रवेश करने में सफल रही। आरोहण लोक में प्रवेश करने वाले योद्धाओं के लिए प्राचीन आभा और महाब्रह्म ज्ञान गोली अभी भी बेहद प्रभावी थे। दिव्य पवन महल की स्वामिनी इससे बहुत हैरान नहीं थीं। बड़ी मात्रा में प्राचीन आभा और महाब्रह्म ज्ञान गोली को परिष्कृत करने के बाद उन्होंने पहले ही गहराई से महसूस कर लिया था कि ये गोलियां कितनी चमत्कारी थीं। यहां तक कि खुद जैसी शिखर आरोहण लोक विशेषज्ञ के लिए भी उनका इतना बड़ा प्रभाव था, तो एक अर्धचरण आरोहण लोक योद्धा की तो बात ही क्या। जैसे ही सूरज डूबा, शाम की चमक ने आसमान को लाल रंग में रंग दिया। एक मंद हवा चली और पक्षी अपने घोंसलों की ओर उड़ चले। आकाश में नीले रंग का बाना पहने एक युवक एक काफी मनमोहक दिखने वाले सफेद बाघ की पीठ पर आराम से बैठा था। उसके कंधे पर एक नन्ही नीली चिड़िया बैठी थी, जो एक हथेली से बड़ी नहीं थी। युवक बाघ की पीठ पर सवार होकर उड़ते हुए आसपास के दृश्यों की प्रशंसा कर रहा था। विराट, अंधेरा हो रहा है, क्या हमें रुकना चाहिए और रात के लिए आराम करने की जगह ढूंढनी चाहिए? युवक के कंधे पर बैठी नन्ही चिड़िया नीलिमा ने नींद में अपनी चोंच खोली और जम्हाई लेते हुए कहा। इस बार विराट बिना रुके आधे महीने से लगातार उड़ रहा था, जिससे वह कुछ हद तक थक गई थी। यह सुनकर विराट ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो रात के लिए आराम करते हैं। इस बार निरंतर उड़ान वास्तव में काफी लंबी थी। वह और नन्ही चिड़िया तो ठीक थे, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उसे ले जाने वाले शार्दुल को हो रही थी। विराट को दक्षिणी महाद्वीप छोड़े 3 महीने हो चुके थे। इन 3 महीनों के दौरान उन्होंने शायद ही कभी आराम किया था, अपना अधिकांश समय बिना सोए उड़ते हुए बिताया था। अब वे दक्षिणी महाद्वीप से पूरे 7 या 8 खरब मील दूर थे। दानव के दूसरे पैर को परिष्कृत करने के बाद शार्दुल महान क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच गया था। अपनी वर्तमान गति पर शार्दुल अधिकांश अर्धचरण आरोहण लोक के साधकों की तुलना में बहुत तेज था। यदि वह पूरी गति से उड़ता
तो शार्दुल एक दिन में 100 अरब मील की यात्रा कर सकता था। युमेश राजवंश दक्षिणी महाद्वीप से पूरे 100 खरब मील दूर था, और युमेश शाही शहर, जो युमेश राजवंश के केंद्र में स्थित था, दक्षिणी महाद्वीप से पूरे 150 खरब मील दूर था। शार्दुल की गति से यदि वह बिना सोए उड़ता तो युमेश शाही शहर पहुंचने में 4 या 5 साल लगते। इसके अलावा जैसे जैसे समय बीतता गया, शार्दुल की साधना में सुधार होता गया और उसकी गति केवल बढ़ती ही गई। शायद उन्हें युमेश शाही शहर पहुंचने के लिए 4 या 5 साल की भी आवश्यकता न हो। इसलिए विराट को यात्रा करने की कोई जल्दी नहीं थी। रास्ते में उसका ध्यान अपने स्वयं के प्रशिक्षण पर था। शार्दुल, चलो पहले नीचे चलते हैं। नीचे पेड़ों के उस झुंड में रात के लिए आराम करने की जगह ढूंढो। विराट ने अपने नीचे शार्दुल को थपथपाया और कहा, जी बॉस। शार्दुल ने सिर हिलाया, अपनी उड़ान की दिशा बदली और नीचे के पेड़ों की ओर बढ़ा। हालांकि इससे पहले कि वे पेड़ों के झुंड में उतरते, अचानक नीचे के पेड़ों से एक शक्तिशाली तीर निकला जो सीधे विराट की ओर बढ़ रहा था। यह देखकर विराट के चेहरे के भाव थोड़े जम गए। उसने 2 अंगुलियां बढ़ाईं और आने वाले तीर को उनके बीच धीरे से दबा लिया। तीर तुरंत जड़ जमाता हुआ लग रहा था। विराट की उंगलियों के बीच अचानक रुक गया। 1 इंच भी आगे बढ़ने में असमर्थ यह देखकर नीचे के पेड़ों से आश्चर्य की एक आह निकली। स्पष्ट रूप से जिस व्यक्ति ने तीर चलाया था वह काफी हैरान था कि विराट इतनी आसानी से, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तीर को पकड़ सकता था। तीर पकड़ने के बाद विराट ने तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि सक्रिय की और जंगल में देखा। जब तक अंदर की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, तब तक उसने जंगल की जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। यदि वहां शक्तिशाली विशेषज्ञ छिपे होते, तो अगर वह आसानी से अपनी दिव्य चेतना को चारों ओर फैलाता, तो उनकी दिव्य चेतना से वह आसानी से गंभीर रूप से घायल हो सकता था। अपनी दिव्य दृष्टि के साथ विराट ने जंगल में छिपे अविश्वसनीय रूप से भारी भरकम आदमियों के एक समूह को देखा। ये आदमी सभी भयंकर और खतरनाक थे। उनके चेहरे द्वेष से भरे थे। स्पष्ट रूप से वे अच्छे लोग नहीं थे। विराट एक नजर में ही जान गया कि वे किस तरह के लोग थे। पिछले 3 महीनों में उसने रास्ते में ऐसे कई लोगों का सामना किया था, लुटेरे जो लूटते और हत्या करते थे। ये लोग बेहद निर्दयी थे। न केवल यात्रियों को लूटते थे, बल्कि आमतौर पर किसी को जीवित भी नहीं छोड़ते थे। यदि लूटे गए लोगों में आकर्षक सुंदरता वाली महिलाएं होतीं, तो उनका भाग्य और भी दुखद होता था। इन दुष्ट डाकुओं की लगातार यातनाओं के तहत इन महिलाओं को आमतौर पर मौत से भी बदतर भाग्य का सामना करना पड़ता था। विराट आमतौर पर ऐसे लोगों को बड़ी संख्या में मारता था, कोई दया नहीं दिखाता था। इस जंगल में घात लगाकर बैठा समूह भी स्पष्ट रूप से इसी प्रकार का था। डाकुओं के इस समूह की संख्या लगभग 100 थी, जिनमें से अधिकांश अर्धचरण महान क्षेत्र के योद्धा थे और 1 दर्जन या तो शुरुआती महान क्षेत्र के थे। 3 नेता मध्य महान क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। इन नेताओं में से एक, जो स्पष्ट रूप से समूह का मुखिया था, की नाक तोते जैसी मुड़ी हुई थी और उसकी नजरें बहुत ही कपटी थीं। उसकी बाईं ओर एक चेहरे पर निशान वाला आदमी था। उसकी दाईं ओर झाड़ीदार भौहों वाला एक मध्य महान क्षेत्र का योद्धा था। अरे, यह बच्चा! मुझे नहीं पता था कि वह इतना कुशल है। सतह पर वह केवल स्वर्ग पूज्य रैंक के अंतिम चरण में एक निचले स्तर की छींटी जैसा दिखता है, लेकिन उसने वास्तव में एक अर्धचरण महान क्षेत्र के योद्धा के तीर को पकड़ लिया। चेहरे पर निशान वाले डाकू, जिसे सब रंगा कहते थे, ने आश्चर्यचकित होकर कहा जब उसने विराट को एक डाकू द्वारा चलाए गए तीर को आसानी से पकड़ते देखा। यह बच्चा, क्या वह अपनी आभा को बदलने के लिए किसी तरह की कलाकृतियों का उपयोग कर रहा है? हालांकि वह केवल स्वर्ग पूज्य रैंक के अंतिम चरण में प्रतीत होता है, लेकिन क्या वह वास्तव में महान क्षेत्र का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ है? झाड़ीदार भौहों वाले बिल्ला ने माथे पर बल डालते हुए कहा, बहुत संभव है, अन्यथा स्वर्ग पूज्य रैंक के अंतिम चरण की एकमात्र चींटी के लिए अर्धचरण महान क्षेत्र के योद्धा के तीर को आसानी से पकड़ना, ऐसी बात कभी नहीं सुनी गई।
हालांकि कुछ मार्शल आर्ट जीनियस अपने दायरे से परे दुश्मनों को मार सकते हैं, मैंने कभी किसी ऐसे मार्शल आर्ट जीनियस के बारे में नहीं सुना जो दुश्मन को मारने के लिए इतने बड़े दायरे को पार कर सके। रंगा ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। सातवें भाई, आठवें भाई, तुम दोनों जाकर उस बच्चे की ताकत का परीक्षण करो। मुड़ी हुई नाक वाले डाकू सरगना, जिसका नाम कालिया था, ने विराट की ओर देखा और उसकी भौहें तन गईं। आखिर यह बच्चा कौन था? उसकी साधना आभा को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से स्वर्ग पूज्य रैंक के अंतिम चरण की एक चींटी मात्र था। तो वह इतनी जबरदस्त ताकत क्यों दिखा रहा था? क्या यह हो सकता है, जैसा कि दूसरे भाई बिल्ला ने कहा, कि वह अपनी आभा को छिपाने के लिए किसी तरह के खजाने का उपयोग कर रहा था? विराट की ताकत का पता लगाने में असमर्थ, उसने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसने अपने दो योद्धाओं को पहले विराट का परीक्षण करने का आदेश दिया। जी सरदार! आदेश प्राप्त करने पर दो डाकुओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और पलक झपकते ही जंगल से बाहर कूद गए और विराट पर झपट पड़े। दो डाकू विराट पर टूट पड़े, बिना एक शब्द कहे उस पर बुरी तरह से वार किया। यह देखकर विराट शार्दूल की पीठ से नीचे चमका, डाकुओं के हमले का सामना करने के लिए एक मुक्का फेंका। नन्ही चिड़िया विराट के कंधे से नीचे उड़ी और तमाशा देखने के लिए शार्दूल के सिर पर जा बैठी। शार्दूल का भी हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन नन्ही चिड़िया के विपरीत उसने केवल देखा ही नहीं, इसके बजाय वह पास में ही पहरा देने लगा, नजर रखने लगा। दो मात्र शुरुआती चरण के महान क्षेत्र के योद्धा उसके समय के लायक नहीं थे। विराट ने मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट टूर्नामेंट से पहले दिव्य पवन महल की स्वामिनी के साथ युमेश शाही शहर की यात्रा करना इसलिए नहीं चुना था क्योंकि वह रास्ते में अनुभव के माध्यम से अपने कौशल को निखारना चाहता था। यदि वह सब कुछ संभालने के लिए शार्दूल और नन्ही चिड़िया पर निर्भर रहता, तो वह अपनी क्षमताओं को प्रभावी ढंग से निखार नहीं पाता। पिछले 3 महीनों से विराट ने व्यक्तिगत रूप से रास्ते में आने वाली अधिकांश परेशानियों को संभाला था। सामान्य परिस्थितियों में शार्दुल और नन्ही चिड़िया हस्तक्षेप नहीं करते थे, जैसा कि अब यदि नन्ही चिड़िया कार्रवाई करती तो यह एक बात होती, लेकिन अगर वह ऐसा करती तो अन्य डाकू निश्चित रूप से डर के मारे भाग जाते। जबकि वे अपनी आभा को छिपा सकते थे और अपनी उपस्थिति से अपने साधना स्तरों को समझना मुश्किल बना सकते थे, उनकी ताकत हमला करते ही तुरंत प्रकट हो जाती। नन्ही चिड़िया वर्तमान में केवल महान क्षेत्र के शुरुआती चरण में थी, इसलिए भले ही उसकी साधना उजागर हो जाए, यह डाकुओं को बहुत ज्यादा नहीं डराएगी। हालांकि उसकी साधना पहले ही महान क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी, जिससे वह वास्तविक युद्ध शक्ति के मामले में अधिकांश अर्धचरण आरोहण लोक विशेषज्ञों से कहीं अधिक मजबूत हो गई थी। धड़ाम धड़ाम! आकाश में विराट और शुरुआती चरण के महान क्षेत्र के दो डाकू एक भयंकर लड़ाई में उलझ गए। विराट ने किसी भी जादुई हथियार या मार्शल आर्ट तकनीक का उपयोग नहीं किया। उसने शुरुआती चरण के महान क्षेत्र के दो डाकुओं से लड़ने के लिए बस शुद्ध और क्रूर शक्ति का उपयोग किया। उसे चिंता थी कि अगर उसने युद्ध ड्रैगन मुट्ठी का इस्तेमाल किया तो वह उन्हें 1 या 2 मुक्के में मार सकता है, जो उसे अपने असली तत्व के उपयोग और युद्ध कौशल को निखारने से रोकेगा। जैसे जैसे उसका साधना स्तर बढ़ता गया, उसे अपनी तेजी से बढ़ती शक्ति के अनुप्रयोग से खुद को लगातार परिचित करने की भी आवश्यकता थी। जंगल में मुड़ी हुई नाक वाला डाकू कालिया आकाश में लड़ाई देख रहा था। उसकी भौहें और भी तन गईं। इस बच्चे की ताकत वास्तव में जबरदस्त थी। वह अकेले शुरुआती चरण के महान क्षेत्र के 2 विशेषज्ञों से लड़ रहा था, अपनी स्थिति बनाए हुए था और यहां तक कि दोनों डाकुओं को दबा भी रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इतनी भीषण लड़ाई के बावजूद उस बच्चे की आभा स्वर्ग पूज्य रैंक के अंतिम चरण के साधक की ही बनी हुई थी। यदि यह बच्चा अपनी आभा को छिपाने के लिए किसी तरह के खजाने का उपयोग कर रहा था, तो कोई कारण नहीं था कि वह इतनी भयंकर लड़ाई में इसे बाहर निकाले बिना अपनी मूल आभा को बनाए रख सके। क्या यह हो सकता है कि इस बच्चे का साधना स्तर वास्तव में केवल स्वर्ग पूज्य रैंक के अंतिम चरण में है? 5वें भाई,
छठे भाई, तुम दोनों भी जाओ। सरगना कालिया ने दो और डाकुओं को आदेश दिया। स्पष्ट रूप से 7वें और 8वें भाई बच्चे को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे, लेकिन विराट की ताकत का पता लगाने से पहले उसने अपने सभी डाकुओं को अंदर जाने देने की हिम्मत नहीं की। उनके काम की इस लाइन में लंबे समय तक जीवित रहने के लिए समझदार होने और उन लोगों से बचने के अलावा जिन्हें वे नाराज नहीं कर सकते थे, सावधानी भी महत्वपूर्ण थी। अन्यथा यदि वे एक ही बार में सब कुछ दांव पर लगा देते और स्थिति का गलत आकलन करते, तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता और वे शायद बच भी नहीं पाते। जी सरदार! आदेश पाकर दो डाकू जंगल से बाहर निकले और विराट पर टूट पड़े। इन दो डाकुओं के शामिल होने से विराट का दबाव काफी बढ़ गया और एक पल के लिए लड़ाई वापस संतुलन में आ गई। भाई, यह बच्चा वास्तव में विचित्र है। चेहरे पर निशान वाले रंगा ने आकाश में दृश्य देखकर आश्चर्य से कहा। एक व्यक्ति अकेले शुरुआती चरण के महान क्षेत्र के 4 विशेषज्ञों से लड़ रहा है। वह ताकत वास्तव में जबरदस्त थी। इसके अलावा इस बच्चे ने अभी तक अपने वास्तविक साधना स्तर का खुलासा नहीं किया था। अभी भी स्वर्ग पूज्य रैंक के अंतिम चरण की साधना प्रदर्शित कर रहा था। यहां तक कि वह भी अब कुछ भ्रमित था। क्या यह बच्चा बस बहुत मजबूत था, इतनी छोटी लड़ाई में अपनी असली साधना आभा को बाहर निकालने में असमर्थ था, या क्या यह बच्चा वास्तव में स्वर्ग पूज्य रैंक के अंतिम चरण की एक छींटी मात्र था? लेकिन क्या स्वर्ग पूज्य रैंक के अंतिम चरण की एकमात्र छींटी के लिए शुरुआती चरण के महान क्षेत्र के 4 विशेषज्ञों से अकेले लड़ना संभव था? मुड़ी हुई नाक वाला डाकू सरगना कालिया भी आकाश में लड़ाई देखते हुए गहरी सोच में डूब गया। यह अविश्वसनीय रूप से विचित्र बच्चा अचानक कहीं से भी प्रकट हो गया। क्या वह अंततः उनकी भव्य योजना को बर्बाद कर सकता है? उसने शुरू में सोचा था कि यह सिर्फ एक नगण्य व्यक्ति था और अपने ठिकाने का खुलासा करने से बचने के लिए उसने सीधे अपने एक आदमी को तीर से बच्चे को मारने का आदेश दिया। लेकिन कौन जानता था कि यह प्रतीत होने वाली नगण्य चींटी कहीं से भी प्रकट होकर इतनी जबरदस्त ताकत रखेगी। रंगा, तुम 30 भाइयों का नेतृत्व करो और 5वें भाई और अन्य लोगों को उस बच्चे को हराने में मदद करो। कालिया ने चेहरे पर निशान वाले आदमी रंगा की ओर मुड़ते हुए कहा। किसी भी अप्रत्याशित जटिलता से बचने के लिए वह जांच जारी रखने का इरादा नहीं रखता था। अन्यथा यदि लड़ाई खिंचती तो उनका स्थान उजागर हो सकता था। यदि उनका लक्ष्य सावधान हो जाता और समय से पहले भाग जाता तो उनकी पूरी योजना विफल हो जाती। जी सरदार! रंगा ने सरगना कालिया को प्रणाम किया, फिर अपने आसपास के कुछ डाकुओं को इशारा किया और चिल्लाया, चौथे भाई, 9वें भाई, 10वें भाई, 11वें भाई, तुम सब मेरे पीछे आओ। विराट की ताकत का पता लगाने से पहले रंगा बेहद सतर्क था। इस बार उसने जिन डाकुओं को चुना वे सभी डाकू समूह के कुलीन सदस्य थे। 30 डाकुओं में से लगभग 1/3 शुरुआती चरण के महान क्षेत्र के योद्धा थे। यह देखकर सरगना कालिया की आंखों में एक भयावह चमक आ गई। रंगा अपने साथ अपने सभी कुलीन आदमियों को ले गया था। अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसका नुकसान बहुत बड़ा होगा। हालांकि यह मानते हुए कि उन्हें युवक की पृष्ठभूमि की सही जांच करने के लिए रंगा की आवश्यकता होगी, सरगना कालिया ने अंततः रंगा के कार्यों को सहन करने का फैसला किया। अभी भी मुड़ी हुई नाक वाला आदमी व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस तरह के व्यवसाय में शामिल होने पर उनका सबसे बड़ा डर उस प्रतिद्वंद्वी का सामना करना था जिसकी ताकत अज्ञात थी, क्योंकि ऐसे प्रतिद्वंद्वी अक्सर सबसे बड़े अप्रत्याशित परिणाम लाते थे। यदि वह प्रतिद्वंद्वी की पृष्ठभूमि जानता तो वह लड़ने की हिम्मत करता, भले ही वह महान क्षेत्र के अंतिम चरण का विशेषज्ञ ही क्यों न हो। अपने डाकुओं की क्रूरता और उनकी भारी संख्या के साथ वे महान क्षेत्र के अंतिम चरण के विशेषज्ञ को सफलतापूर्वक मारने में सक्षम हो सकते थे, और अगर वे महान क्षेत्र के अंतिम चरण के विशेषज्ञ को मार सकते तो उन्होंने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया होता। लेकिन अभी इस बच्चे का साधना स्तर अज्ञात था और उसने कोई जादुई हथियार नहीं दिखाया था। लड़ाई में अब तक उसने केवल अपनी मुट्ठियों पर भरोसा किया था और एक भी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं किया था।
पूरी तरह से अपने असली तत्व के प्रत्यक्ष और क्रूर उपयोग पर निर्भर था। वह बिना किसी संसाधन के एक कंगाल भिखारी जैसा लग रहा था। कालिया ऐसे अस्थिर और कंगाल व्यक्ति के साथ जोखिम लेने के लिए सबसे कम तैयार था। जब विराट ने रंगा को 30 डाकुओं का नेतृत्व करते हुए दौड़ते देखा तो उसने तुरंत अपनी ताकत छिपाना बंद कर दिया, चिल्लाया और युद्ध ड्रैगन मुट्ठी के 9वें रूप को उजागर करते हुए एक मुक्का फेंका। विराट के शरीर से एक अत्यंत भयानक और शक्तिशाली मुट्ठी का संकल्प तुरंत फूट पड़ा। लगभग ठोस मुट्ठी का संकल्प अलग अलग पैमानों के साथ एक ड्रैगन के आकार के प्रेत में संघनित हो गया, जो एक अतुलनीय भारी ड्रैगन की शक्ति को बाहर निकाल रहा था और गरजते हुए उसे घेरने वाले 4 डाकुओं पर झपट पड़ा। बूम! एक कान फोड़ू दहाड़ गूंज उठी। इस भयानक ड्रैगन के आकार के प्रेत के प्रभाव के तहत 5वां डाकू, जो सबसे आगे था, तुरंत भयानक मुक्के से उड़ गया। उसका पूरा शरीर खून और झाग के बादल में विस्फोट कर गया। छठा, 7वां और 8वां डाकू भी भयानक मुट्ठी के संकल्प के अवशेष बल से उड़ गए। प्रत्येक गंभीर रूप से घायल हो गया। विराट का उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपनी मुद्रा बदली और तीनों की ओर एक और मुक्का मारा। तीनों मुश्किल से मुट्ठी के संकल्प से दूर हुए थे। उनके शरीर अभी भी अस्थिर थे। जब वे अतुलनीय रूप से शक्तिशाली मुट्ठी के संकल्प से बने ड्रैगन के आकार के प्रेत की चपेट में आ गए। घनी ड्रैगन शक्ति विकीर्ण करने वाले इस ड्रैगन आकार के प्रेत के एक ही वार के साथ पहले से ही गंभीर रूप से घायल तीनों आकाश में तुरंत खून और झाग के 3 बादलों में बदल गए। घटनाओं का मोड़ बहुत जल्दी आया। पलक झपकते ही सभी डाकुओं को पूरी तरह से चौंका दिया। चेहरे पर निशान वाला रंगा अभी भी 30 डाकुओं का नेतृत्व कर रहा था, विराट की ओर बढ़ रहा था। यहां तक कि जब विराट शुरुआती चरण के महान क्षेत्र के 4 डाकुओं पर हमला कर रहा था, तब भी उनकी उड़ान नहीं रुकी थी। अब 4 डाकुओं को मारने के बाद विराट रंगा के नेतृत्व वाले 30 डाकुओं के बीच में चमक उठा। युद्ध ड्रैगन मुट्ठी के 9वें रूप को उजागर करते हुए उन सभी का वध कर दिया। आहा! डाकुओं के बीच पीड़ा की चीखें गूंज उठीं। विराट की मुट्ठी के संकल्प के हमले के तहत डाकू तुरंत आकाश में खून और मांस के बादलों में बदल गए। युद्ध ड्रैगन मुट्ठी के 9वें रूप की शक्ति वास्तव में भयानक थी। यहां तक कि शुरुआती चरण के महान क्षेत्र के योद्धाओं को भी इसका सामना करना मुश्किल होगा। उन अर्धचरण महान क्षेत्र के डाकुओं की तो बात ही छोड़ दें। ये डाकू, हालांकि बाहर से भयंकर थे, अच्छे से अच्छे मामले में भी एक भीड़ थे। युद्ध में वे एक अराजक भीड़ में आरोप लगाते थे, जिनमें युद्ध के गठन का कोई भी रूप नहीं था। विराट की अपार ताकत के बावजूद अगर इन 30 योद्धाओं ने युद्ध का गठन किया होता, तो वह उनकी सुरक्षा को इतनी जल्दी तोड़ने और उन्हें तितर-बितर करने में सक्षम नहीं होता। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ये डाकू युद्ध संरचनाओं से अनभिज्ञ थे या घटनाओं का मोड़ बहुत अचानक था, जिससे वे उचित गठन नहीं कर सके। भले ही उनका भाग्य तय था। विराट भेड़ों के बीच एक बाघ की तरह था। अलग अलग पैमानों वाला एक ड्रैगन के आकार का प्रेत डाकुओं के बीच से गुजरा। एक पल में 10 से अधिक डाकू खून के गुब्बार में बदल गए। इस अचानक हुए घटनाक्रम से डाकू पूरी तरह स्तब्ध रह गए। वे भयभीत थे। लड़ने की उनकी इच्छा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। इस समय चेहरे पर निशान वाले रंगा के अलावा एक भी डाकू ने प्रतिरोध का रत्ती भर भी विचार रखने की हिम्मत नहीं की। जोरदार धमाके के साथ डाकुओं ने चीख पुकार मचाई और रोते चिल्लाते हुए सभी दिशाओं में बिखर गए। सरदार, क्या हमें रंगा भाई और अन्य लोगों को बचाने जाना चाहिए? जंगल में बिल्ला ने आकाश में दृश्य देखकर पूरी तरह से चौंककर सरगना कालिया से पूछा। रंगा भाई की ताकत उस बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकती। उस बच्चे ने जो मार्शल आर्ट प्रदर्शित किया वह वास्तव में भयानक था। एक ही मुक्का, जिसका बल पहाड़ जितना भारी था, उसकी ड्रैगन जैसी शक्ति ने आकाश को भर दिया। इतनी दूरी से भी वे अभी भी उस अविश्वसनीय रूप से भयानक दबाव को महसूस कर सकते थे। पीछे हटो! कालिया ने विराट को गहरी नजर से देखा, एक लंबी सांस छोड़ी और ठंडे स्वर में कहा, लेकिन रंगा भाई! ये सुनकर बिल्ला झिंझका। आखिरकार
वे भाई थे जो कई वर्षों तक एक साथ सुख दुख से गुजरे थे। रंगा भाई को इस तरह छोड़ना अभी भी कुछ हद तक दोषी महसूस करा रहा था। जीवन और मृत्यु भाग्य के हाथों में है, कालिया ने उदासीनता से कहा। वह बच्चा बहुत ज्यादा खतरनाक था। मुख्य बात वह ताकत नहीं थी जो उसने दिखाई थी, बल्कि यह तथ्य था कि वह अभी भी बच्चे की असली ताकत का पता नहीं लगा सका था। वह यह भी नहीं जानता था कि वह बच्चा किस दायरे का था। वह यह मानने से बिल्कुल इनकार करता था कि यह बच्चा केवल स्वर्ग पूज्य रैंक के अंतिम चरण की एक चींटी है। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि बच्चा मूर्ख बनने का नाटक कर रहा था, जानबूझकर उसे लुभाने के लिए अपने वास्तविक स्तर को छिपा रहा था। स्वर्ग पूज्य रैंक के अंतिम चरण की एकमात्र चींटी के पास इतनी जबरदस्त ताकत, क्या मजाक है। उन लोगों के लिए सबसे भयानक बात दुश्मन की ताकत नहीं थी, बल्कि उनकी असली ताकत का पता लगाने में असमर्थता थी। वह सबसे खतरनाक स्थिति थी। कौन यकीन कर सकता था कि यह बच्चा जो दिखा रहा था वह उसकी पूरी शक्ति थी। क्या होगा अगर यह एक शिखर महान क्षेत्र विशेषज्ञ था, या यहां तक कि एक अर्धचरण आरोहण लोक विशेषज्ञ जो जानबूझकर उनके साथ खिलवाड़ कर रहा था। यह एक बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए मुड़ी हुई नाक वाले डाकू सरगना ने एक निर्णायक फैसला लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हटने का आदेश दिया। यदि वे अभी नहीं जाते तो वे बाद में जाने में सक्षम नहीं हो सकते। कालिया के आदेश के तहत जंगल में घात लगाकर बैठे डाकू तेजी से पीछे हटने लगे। आकाश में लड़ रहे चेहरे पर निशान वाले रंगा की भी अनदेखी की। शार्दुल ने डाकू सरगना कालिया की ओर देखा, लेकिन पीछा नहीं किया। वे बस वहां से गुजर रहे थे। जहां तक इन डाकुओं का सवाल था, यदि आप मार सकते हैं तो मारें, अन्यथा ऐसा ही रहने दें। उसका सबसे महत्वपूर्ण काम अपने बॉस की सुरक्षा सुनिश्चित करना था, न कि इन डाकुओं का शिकार करना। हालांकि बॉस को अपने त्रुप के पत्तों और ताकत के साथ जरूरी नहीं कि उसकी सुरक्षा की आवश्यकता हो। आखिरकार यदि बॉस अपनी सभी चालों का उपयोग करता तो वह भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। बॉस का स्वर्ण ड्रैगन अवतार उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है, लेकिन उसके साथ होने से बॉस की सुरक्षा को अभी भी सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत की गारंटी मिलेगी। विराट ने रंगा के नेतृत्व वाले डाकू समूह पर धावा बोल दिया और तुरंत उनमें से लगभग आधे को मार डाला। स्थिति को भयानक देख शेष डाकू बिखर गए और भाग गए। रंगा ने भी विराट की जबरदस्त ताकत को देखकर मुड़ने और भागने की कोशिश की, लेकिन विराट ने कोई दया नहीं दिखाई। अन्य डाकुओं को नजरअंदाज करते हुए विराट आगे बढ़ा, रंगा का रास्ता रोक दिया और उस पर एक मुक्का मारा। यह पहली बार था जब उसने अपनी ताकत से अकेले मध्य महान क्षेत्र के योद्धा का सामना किया था। वह उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता था। हालांकि उसने पहले एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ जैसे कि ग्रे रोब वाले एल्डर जयचंद, एक मध्य चरण आरोहण लोक विशेषज्ञ का सामना किया था, लेकिन उसने अंततः युद्ध संरचनाओं की शक्ति पर भरोसा किया था, अपनी नहीं। विराट के मुक्के का सामना करते हुए रंगा लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने अपनी चौड़ी तलवार घुमाई, विराट की ओर वार किया। मुट्ठी का संकल्प तलवार की रोशनी से टकराया, जिससे एक कान फोड़ू दहाड़ पैदा हुई और अवशेष ऊर्जा का एक हिंसक उछाल आया। रंगा को एक मुक्के से सैकड़ों मील पीछे उड़ा दिया गया और विराट को भी एक वार से पीछे धकेल दिया गया। दोस्त, हमारी पहले की अशिष्टता को क्षमा करें। क्या हम यहीं रुक सकते हैं? आपकी ताकत वास्तव में जबरदस्त है, लेकिन अगर हम लड़ना जारी रखते हैं तो आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। रंगा ने विराट को भारी आवाज में देखते हुए कहा। उस आदान प्रदान ने उसे विराट की असली ताकत का अच्छा आभास दिया था। विराट की शक्ति वास्तव में जबरदस्त थी, उससे कहीं अधिक जो स्वर्ग पूज्य रैंक के अंतिम चरण की एकमात्र चींटी के पास हो सकती थी। हालांकि विराट की ताकत बस यहीं तक सीमित थी, जिस कारण से वह और उसके इतने सारे आदमी मारे गए। वह मुख्य रूप से विराट की असली ताकत के बारे में उसकी समझ की कमी और उसकी गलत गणना के कारण था। अगर वे वास्तव में लड़े होते तो विराट उसे हराने में सक्षम नहीं होता। यह अफसोस की बात थी कि उसका बॉस लड़ाई से पहले ही भाग गया, उसे पीछे छोड़ गया। अन्यथा पूर्ण पैमाने पर हमला करना बहुत आसान होता।
लेकिन अब जब वह अकेला था तो वह विराट से मौत तक लड़ने को तैयार नहीं था। जबकि विराट की ताकत निश्चित रूप से उसे आसानी से हराने के लिए पर्याप्त नहीं थी, उसे भी भरोसा नहीं था कि वह जीत सकता है। ओह, क्या ऐसा है? यह सुनकर विराट ने उपहास किया। अगर वह वास्तव में उसे मारना चाहता तो यह चेहरे पर निशान वाला आदमी बहुत पहले ही कुचल दिया गया होता। वह अभी जीवित नहीं होता। यह केवल इसलिए था क्योंकि रंगा अभी भी कुछ हद तक उपयोगी था। वह उसके साथ अभ्यास कर सकता था कि उसे थोड़ा और जीवित रहने की अनुमति दी गई थी। इस कमीने ने सोचा कि वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितना हास्यास्पद! विराट ने और शब्द बर्बाद नहीं किए। एक फ्लैश के साथ वह फिर से रंगा पर झपटा, उस पर एक मुक्का मारा। रोअर! जैसे ही विराट का मुक्का लगा, एक ऊंची ड्रैगन की दहाड़ आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। दोस्त, क्या आप वास्तव में मौत की लड़ाई पर जोर देते हैं? रंगा ने, यह देखकर कि विराट के रुकने का कोई संकेत नहीं है, गुस्से में कहा। हालांकि भले ही वह बोला, लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। एक बड़ा चाकू विराट पर भयंकर रूप से चला। विराट ने उसे नजरअंदाज कर दिया। युद्ध ड्रैगन मुट्ठी के 9वें रूप को उजागर करना जारी रखा। रंगा पर वारों की बारिश कर दी। आकाश में दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। थोड़ी देर बाद रंगा विराट की पकड़ से मुक्त होने में असमर्थ तेजी से अधीर हो गया। लड़के, तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया। रंगा ने दहाड़ लगाई, एक शक्तिशाली आभा को उजागर किया, जो तुरंत ताकत में दोगुनी हो गई। जल्दी जीत के लिए, अपनी क्षमता को उजागर करने के लिए, एक गुप्त तकनीक का उपयोग करने के लिए मजबूर, वह अब अकेला था, और जितनी देर लड़ाई खींचती, उसके लिए उतना ही बुरा होता। हालांकि गुप्त तकनीक का उपयोग करने के बाद के प्रभाव गंभीर थे, लेकिन वह इसकी परवाह नहीं कर सकता था। तकनीक को उजागर करने के बाद रंगा ने तुरंत विराट पर एक भयंकर हमला किया। रंगा की ताकत तुरंत दोगुनी हो गई, जिससे विराट पर भारी दबाव पड़ा। युद्ध ड्रैगन मुट्ठी के 9वें रूप की शक्ति अब रंगा की बढ़ी हुई ताकत का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। आह, मुझे उम्मीद थी कि तुम थोड़ा और जियोगे, लेकिन तुमने जल्दी मौत पर जोर दिया, इसलिए मेरे पास तुम्हारी इच्छा पूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। विराट ने आह भरी। इसके साथ उसने अपना हाथ खोला। एक 8वीं कक्षा का शीर्ष स्तरीय लंबी तलवार वाला जादुई हथियार प्रकट किया। विराट के हाथ में लंबी तलवार देखकर रंगा की पुतलियां सिकुड़ गईं। उससे निकलने वाली शक्तिशाली आभा को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से एक 8वीं कक्षा का शीर्ष स्तरीय लंबी तलवार वाला जादुई हथियार था। यह बच्चा वास्तव में इतना अमीर है। उसने शुरू में सोचा था कि विराट एक कंगाल है। पूरी लड़ाई के दौरान विराट ने किसी भी हथियार या जादुई हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था। पूरी तरह से अपनी मुट्ठियों पर भरोसा किया था। लेकिन अब विराट ने एक 8वीं कक्षा का शीर्ष स्तरीय जादुई हथियार प्रकट किया था। इसने रंगा को पूरी तरह से चौंका दिया। चोरों का यह गिरोह इतने सालों से धंधे में था, काफी खजाने लूट रहा था, लेकिन अब तक उन्होंने एक भी शीर्ष ग्रेड 8वीं स्तरीय जादुई हथियार हासिल नहीं किया था। यहां तक कि उनके नेता कालिया ने भी केवल एक उच्च ग्रेड 8वीं स्तरीय जादुई हथियार का उपयोग किया। हालांकि जब रंगा ने इस शीर्ष ग्रेड 8वीं स्तरीय लंबी तलवार वाले जादुई हथियार को देखा, तो वह लंबे समय तक स्तब्ध नहीं रह सका। आकाश में अचानक एक तेज तलवार की रोशनी दिखाई दी, जो उसकी ओर कटती हुई आ रही थी। इस भयानक तलवार की रोशनी के नीचे रंगा को अस्तित्व के लिए एक अतुलनीय रूप से घातक संकट महसूस हुआ। नहीं, रंगा भयभीत हो गया। अत्यधिक अनिच्छा की दहाड़ निकाली। उसने अपनी सारी वास्तविक ऊर्जा को प्रवाहित किया। तलवार की रोशनी से सीधे मिलने के लिए एक पूर्ण शक्ति हमला किया। अस्तित्व के लिए संघर्ष करने की कोशिश की। हालांकि यह तलवार की रोशनी बस बहुत भयानक थी। एक ही शक्तिशाली हमले के साथ रंगा का ऑल आउट हमला कागज की तरह नाजुक था। इस भयानक तलवार की रोशनी के नीचे तुरंत बिखर गया। तुरंत बाद तलवार की रोशनी रंगा के शरीर के माध्यम से कट गई। रंगा अचानक जम गया। फिर उसका पूरा शरीर अनगिनत धूल के कणों में बिखर गया, शाम की हवा में बिखर गया। रंगा ने कई बुरे काम, हत्या और डकैती की थी, और आज उसका दुष्ट जीवन आखिरकार समाप्त हो गया।
रंगा को मारने के बाद विराट ने हाथ बढ़ाया और उसके पास बचे कुछ खजाने को बुलाया। उसकी तलवार की मार के नीचे रंगा के सभी खजाने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। यहां तक कि रंगा के हाथ में बड़ी तलवार भी लगभग टुकड़ों में बिखर गई थी। सौभाग्य से हालांकि भंडारण जादुई वस्तु भी दरारों से भरी थी, लेकिन यह सीधे तलवार से नष्ट नहीं हुई थी। विराट की दिव्य चेतना भंडारण जादुई खजाने में प्रवेश कर गई और इसकी सामग्री की जांच की। क्या कंगाल भिखारी है, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। विराट ने भंडारण जादुई खजाने की सामग्री को देखने के बाद घृणा के भाव से कहा। रंगा की पूरी संपत्ति सब मिलाकर केवल 5 या 6 मिलियन 8वें ग्रेड के आध्यात्मिक पत्थर थे। वे सभी खजाने मिलकर एक भी 8वें ग्रेड के शीर्ष स्तरीय जादुई हथियार के लायक नहीं थे। विराट की वर्तमान अपार संपत्ति के साथ वह स्वाभाविक रूप से ऐसी तुच्छ संपत्ति को तुच्छ समझता था। विराट ने सीधे अपने भंडारण जादुई हथियार से खजाने निकाले, फिर बुरी तरह से टूटी हुई तलवार और अन्य क्षतिग्रस्त खजानों को अनंत परम मीनार में फेंक दिया। नाग, ये चीजें तुम्हारे खाने के लिए हैं, विराट ने नीले कपड़े वाले लड़के से कहा। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर पालथी मारकर बैठा, प्राचीन आभा को परिष्कृत कर रहा और समृद्ध तारों की रोशनी को अवशोषित कर रहा नीले कपड़े वाला लड़का बुरी तरह से टूटे हुए जादुई हथियारों को देख रहा था। उसकी आंखों में तिरस्कार का संकेत था। उसकी भूख बहुत पहले ही खराब हो चुकी थी। वह वास्तव में जादुई हथियारों के इन टुकड़ों को तुच्छ समझता था, जो 8वीं कक्षा के शीर्ष स्तरीय भी नहीं थे। हालांकि एक मच्छर का पैर भी मांस है, और हालांकि हरे रंग का लड़का कुछ हद तक निराश था, उसने अंततः मना नहीं किया। हाथ के एक इशारे के साथ जादुई खजाने के टुकड़े तुरंत तारों की रोशनी में बदल गए और उसके शरीर में समा गए। सफाई करने के बाद विराट ने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए जंगल में एक जगह ढूंढ ली। उसकी चोटें रंगा द्वारा नहीं दी गई थीं। उसकी वर्तमान शारीरिक शक्ति के साथ, जो पहले से ही 8वें ग्रेड के शीर्ष गुणवत्ता वाले जादुई खजाने के अनंत रूप से करीब थी, रंगा की ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। उसकी चोटें तब लगीं जब वह सूर्य तलवार कला के दूसरे स्तर के अंतिम उपयोग के दौरान अतुलनीय रूप से तेज तलवार के संकल्प से कट गया था। हालांकि विराट की वर्तमान ताकत केवल सूर्य तलवार कला के दूसरे स्तर के परिचयात्मक चरण की शक्ति को मुश्किल से ही उजागर कर सकती थी, फिर भी इस तलवार द्वारा छोड़ी गई शक्ति अत्यंत भयानक थी। विशेष रूप से चूंकि वह इसे अपर्याप्त शक्ति के साथ उपयोग कर रहा था, उसके शरीर पर बोझ और भी अधिक था। जब उसने इस तलवार को चलाया तो वह स्वयं भी अतुलनीय रूप से तेज तलवार के संकल्प को नियंत्रित नहीं कर सका। इस तलवार के हमले को 1000 दुश्मनों को घायल करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जबकि अपने स्वयं के 800 खो दिए। हालांकि उसकी जबरदस्त शारीरिक शक्ति के कारण 1000 दुश्मनों को घायल करने से एक ही वार से उनकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी, जबकि अपने स्वयं के 800 खोने से उसे केवल थोड़ी अधिक गंभीर चोट लगेगी। इसके अलावा उसके वर्तमान सर्वोच्च मार्शल काया का 8/10वां हिस्सा एक जन्मजात दांव काया में बदल गया था, जिससे उसे अत्यंत शक्तिशाली वसूली क्षमताएं मिल गईं। ऐसी मामूली चोट लगभग आधे घंटे में पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। विशाल पहाड़ी जंगल में कालियां और बिल्ला डाकुओं के एक समूह को लेकर जल्दबाजी में पीछे हट रहे थे। कालियां को गुप्त रूप से राहत मिली कि तुरंत पीछे हटने का उसका निर्णय बुद्धिमानी भरा था, अन्यथा यदि वह उस बच्चे से आमने सामने लड़ता तो वह पहले से ही उस बच्चे की तलवार का शिकार हो सकता था, बिल्कुल रंगा की तरह। काफी दूर तक अपने डाकुओं का नेतृत्व करने के बाद उसने अचानक पहाड़ी जंगल के ऊपर आकाश से निकलने वाले उत्पीड़न की एक भयानक भावना महसूस की। जब वह पीछे मुड़ा तो उसने आकाश में एक अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी देखी। उस भयानक तलवार की रोशनी को देखकर कालियां पूरी तरह से चौंक गया। भले ही वे बहुत दूर भाग गए थे, फिर भी वह उस तलवार की रोशनी में निहित भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था। यदि उसे ऐसी भयानक तलवार का सामना करना पड़ता तो वह शायद इससे बच नहीं पाता। जिस क्षण उसने तलवार की रोशनी देखी, कालियां को पता चल गया कि रंगा बर्बाद हो गया था। रंगा की ताकत के साथ
ऐसी भयानक तलवार का सामना करने का कोई तरीका नहीं था। कालिया ने तलवार की रोशनी को घूरा और गहरी सांस ली। ये बच्चा कहां से आया? वह कई वर्षों से किंगान शहर के आसपास घूम रहा था और उसने कभी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था। क्या वह 5 प्रमुख संप्रदायों के मार्शल आर्ट कौतुकों में से एक हो सकता है जो यात्रा कर रहा था? हालांकि वह 5 प्रमुख संप्रदायों के कुछ प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कौतुकों से अपरिचित नहीं था। वे कौतुक सभी प्रसिद्ध थे। उनके नाम पूरे मध्य महाद्वीप में गूंज रहे थे। बहुत कम लोग उन्हें नहीं जानते थे। लेकिन नीले बागे वाला यह युवक 5 प्रमुख संप्रदायों के किसी भी पौराणिक मार्शल आर्ट कौतुक जैसा नहीं था। हालांकि वह युवक की पृष्ठभूमि नहीं जानता था। कालिया जानता था कि वह ऐसा व्यक्ति था जिसे वह नाराज नहीं कर सकता था। सरदार, क्या हमें आज रात अपना अभियान जारी रखना चाहिए? काफी दूरी तक भागने के बाद बिल्ला ने कालिया से पूछा। इस घटना के साथ हम कैसे जारी रख सकते हैं? यदि हम उस बच्चे को फिर से आकर्षित करते हैं तो हमें भारी नुकसान होगा। चलो वापस चलते हैं और इस पर आगे चर्चा करते हैं। कालिया ने गहरी आवाज में कहा। उसकी आंखें गंभीर थीं। बिल्ला चुप हो गया। नीले बागे वाले उस युवक के आज अचानक प्रकट होने से वास्तव में उन्हें काफी नुकसान हुआ था, खासकर जब से उनके तीसरे भाई, एक मध्य चरण महान क्षेत्र विशेषज्ञ, उस बच्चे के हाथों मारे गए थे। इस धंधे में अपने सभी वर्षों में उन्हें कभी भी आज रात जितना गंभीर नुकसान नहीं हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह नुकसान पूरी तरह से अकथनीय था। आज रात का ऑपरेशन वास्तव में एक विनाशकारी शुरुआत थी। दुर्भाग्य का एक झटका। कालिया और बिल्ला बचे हुए डाकुओं को लेकर अपने पहाड़ी गढ़ खंजरगढ़ वापस चले गए। जब कालिया मुख्य हॉल में लौटा तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वहां हॉल में एक आकृति खड़ी थी। विक्रम डांग, तुम्हें यह जगह कैसे मिली? कालिया ने आकृति को घूरा। उसकी आंखों में एक भयावह नजर थी। ठाकुर कालिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा खंजरगढ़ इतना छिपा हुआ है कि कोई तुम्हें नहीं जानता? आकृति मुड़ी, थोड़ा मुस्कुराई। बस बात यह है कि उन सभी लोगों के अपने एजेंडे हैं और कोई भी तुम्हें मिटाने के लिए प्रयास करने को तैयार नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए? कालिया ने आकृति को घूरा। उसका चेहरा सावधानी से भरा था। इस आदमी की ताकत अफवाहों से भी अधिक भयानक थी। वह कालिया द्वारा उसकी उपस्थिति पर ध्यान दिए बिना चुपचाप उनके गढ़ में घुसपैठ करने में कामयाब रहा था। घबराओ मत, मैं बस तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता था, विक्रम डांग नामक आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसा रहा? क्या आज रात तुम्हारा ऑपरेशन ठीक रहा? विक्रम डांग ने कालिया की ओर देखते हुए पूछा। वह वही था जिसने आज रात खंजरगढ़ के डाकुओं के ऑपरेशन के लिए जानकारी प्रदान की थी, जिससे उन्हें उस जंगल में घात लगाने और सौदा करने की अनुमति मिली। नहीं, चीजें योजना के अनुसार नहीं हुईं। कालिया ने सिर हिलाया और कहा, एक उस्ताद अचानक कहीं से प्रकट हुआ और रंगा और मेरे 30 से अधिक भाई उसके द्वारा मारे गए। आज रात हमारे खंजरगढ़ को बहुत नुकसान हुआ। उस उस्ताद को हमें देखने से रोकने के लिए हमें आज रात की योजना को अस्थायी रूप से छोड़ना पड़ा। यहां तक कि तुम भी उसका मुकाबला नहीं कर सके। यह सुनकर विक्रम डांग की भौहें तन गईं। खंजरगढ़ कोई कमजोर नहीं था और इसका नेता ठाकुर कालिया एक जबरदस्त विशेषज्ञ था। भले ही उसे एक साथ काम करने वाले 100 से अधिक खंजरगढ़ विशेषज्ञों से निपटना पड़े, यह काफी परेशानी भरा होगा। फिर भी कालिया और उसका समूह हार गया और तीसरे सरदार सहित उनके 30 से अधिक कुशल लड़ाके मारे गए। यह विशेषज्ञ जो कहीं से प्रकट हुआ वास्तव में जबरदस्त था। हालांकि चूंकि वह खंजरगढ़ के इतने सारे सदस्यों को भागने देने में सक्षम था, इसलिए उसकी ताकत चाहे कितनी भी महान क्यों न हो, सीमित थी। यदि वह हस्तक्षेप करता तो कालिया के अलावा, जो शायद बच निकलता, कम से कम 90% अन्य मारे जाते और इतनी बड़ी संख्या में डाकू बच नहीं पाते। जिस विशेषज्ञ का कालिया ने उल्लेख किया वह कालिया से काफी मजबूत हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत कमजोर। दुर्भाग्य से वह सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता था और इस सौदे को संभालने के लिए उसे कालिया के खंजरगढ़ पर भरोसा करना पड़ा। सरदार कालिया, ऐसा लगता है कि आपके पास
नीलधारा नदी पर कार्य करने का केवल एक आखिरी मौका है। यदि आप इस अवसर से चूक जाते हैं तो आपको फिर से सफल होने में मुश्किल होगी। विक्रम डांग ने कालिया की ओर देखते हुए कहा। यदि सरदार कालिया सफल होते हैं तो मैं गोलियों में से एक के अलावा और कुछ नहीं मांगता। मेहता परिवार के कारवां के अन्य सभी खजाने खंजरगढ़ के होंगे और मैं गोली मुफ्त में नहीं लूंगा। मैं निश्चित रूप से सरदार कालिया को एक उदार इनाम दूंगा। बिल्कुल, अगर वह विशेषज्ञ अचानक प्रकट न होता तो आज रात हमारा ऑपरेशन सफल होता। यदि हम अगली बार नीलधारा नदी पर सफल होते हैं तो मुझे आपको केवल एक गोली देने में खुशी होगी। कालिया ने अभिवादन में हाथ जोड़ते हुए कहा। खंजरगढ़ के पहाड़ी डाकुओं के एक गिरोह के रूप में वे व्यापारियों को लूटकर और उनका सामान छीनकर अपनी आजीविका चलाते थे। इस बार विक्रम डांग ने उन्हें प्रासंगिक खुफिया जानकारी प्रदान की और वह स्वाभाविक रूप से एक बड़ा सौदा करने का अवसर नहीं गंवाएगा। तो मैं, विक्रम, सरदार कालिया की अच्छी खबर का इंतजार करूंगा, विक्रम डांग ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही वह बोला, उसका शरीर चमका और तुरंत मौके से गायब हो गया। यह देखकर मुड़ी हुई नाक वाला कालिया चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्या यह विक्रम डांग वास्तव में केवल महान क्षेत्र के अंतिम चरण में है? अब जंगल में विराट अपनी चोटों को ठीक करने के लिए चुपचाप अनंत अराजकता सम्राट तकनीक को प्रसारित करते हुए जमीन पर पालथी मारकर बैठा था। शार्दुल एक बड़ी सफेद बिल्ली के आकार में सिकुड़ गया था, जो विराट के पास लेटा था, चुपचाप उसकी रखवाली कर रहा था। नन्ही चिड़िया शार्दुल के सिर पर बैठी ऊँघ रही थी। आधे घंटे बाद विराट की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं। विराट ने अपनी आंखें खोलीं और उठने ही वाला था, एक छिपाव व्यूह स्थापित करने और अनंत परम मीनार को बुलाने वाला था। तभी अचानक उसे एक विचार आया और उसने दक्षिणी आकाश की ओर देखा। सुदूर दक्षिणी आकाश में एक विशाल बादल नौका तेजी से आ रही थी। विराट ने अपनी दिव्य दृष्टि सक्रिय की और देखा कि बादल नौका में कई योद्धा सवार थे। वहां लगभग 100 लोग थे, जिनमें से अधिकांश अर्धचरण महान क्षेत्र में थे और 5 या 6 शुरुआती महान क्षेत्र में थे। उनमें सबसे शक्तिशाली सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति था। यह सफेद बालों वाला बुजुर्ग भी बादल नौका पर मध्य महान क्षेत्र का एकमात्र योद्धा था। हालांकि बादल नौका का नेता, सर्वोच्च साधना वाला यह बुजुर्ग नहीं था, बल्कि एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला थी। इस महिला ने हरे रंग की पोशाक पहनी थी, जिसे हम मीनाक्षी कह सकते हैं, और उसका व्यवहार एक सामान्य महिला जैसा नहीं था। इसके बजाय वह चतुर और सक्षम दिखाई देती थी, जिसमें एक वीरतापूर्ण हवा थी। मीनाक्षी की साधना केवल महान क्षेत्र के शुरुआती चरण में थी, लेकिन मध्य महान क्षेत्र का बूढ़ा आदमी उसके प्रति काफी सम्मान दिखाता था। हरे रंग में महिला के पास एक लड़की थी जो केवल 13 या 14 साल की लग रही थी। यह लड़की, जिसे मिष्टी कहा जा सकता है, उत्कृष्ट रूप से सुंदर थी, मीनाक्षी से मिलती जुलती थी और वे बहनें लग रही थीं। उससे निकलने वाली आभा को देखते हुए मिष्टी केवल स्वर्ग पूज्य रैंक के शुरुआती चरण में थी। यदि मिष्टी वास्तव में केवल 13 या 14 वर्ष की थी, तो इसका मतलब था कि उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा आश्चर्यजनक थी। आखिरकार 13 या 14 साल की उम्र में स्वर्ग पूज्य रैंक के शुरुआती चरण तक साधना करना एक मार्शल आर्ट प्रतिभा थी जो पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में भी अद्वितीय होगी। हालांकि विराट ने अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से देखा कि लड़की की आत्मा आभा वास्तव में 13 या 14 वर्ष की नहीं थी। उसकी आत्मा आभा को देखते हुए यह लड़की कम से कम लगभग 100 साल पुरानी थी। यह संभव है कि उसकी शुरुआती साधना की गति बहुत तेज थी, जिससे उसका भौतिक शरीर वास्तविक ऊर्जा द्वारा जल्दी ही स्वाभाविक और ठोस हो गया, जिससे उसका शारीरिक विकास धीमा हो गया या रुक भी गया। इसलिए उसकी उपस्थिति लगभग 13 या 14 वर्ष की बनी हुई है, वान्या की तरह, जिसकी वास्तविक उम्र पहले से ही 30 से अधिक है, लेकिन जिसकी उपस्थिति 7 या 8 साल की लड़की की है। हालांकि क्योंकि उसका भौतिक शरीर 7 या 8 साल की उम्र में बना हुआ है, वान्या का दिमाग भी उस उम्र में बना हुआ है। हालांकि उसका दिमाग उम्र के साथ परिपक्व होता है, लेकिन उसका स्वभाव अपरिवर्तित रहता है।
वास्तव में यह वान्या के लिए अद्वितीय नहीं है। ये कई असाधारण रूप से प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट जीनियस के बीच एक आम बीमारी है, जिन्होंने अपने शुरुआती वर्षों में बहुत तेजी से साधना की, जिससे उनके शरीर का विकास रुक गया। हालांकि उस छोटी लड़की की असली उम्र 13 या 14 नहीं थी, लेकिन उसने लगभग 100 वर्षों में स्वर्ग पूज्य रैंक के शुरुआती चरण तक साधना की थी। वास्तव में मार्शल आर्ट प्रतिभा का एक आश्चर्यजनक स्तर। जैसे जैसे बादल नौका धीरे धीरे पास आई, बोर्ड पर मौजूद लोगों ने नीचे जंगल में विराट को भी देखा। चाचा अंगद, यहां क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि कोई बड़ी लड़ाई हुई है। बादल नौका पर हरे रंग की पोशाक वाली सुंदर महिला मीनाक्षी ने चारों ओर देखा और सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी से कुछ आश्चर्य के साथ पूछा। वास्तव में एक बड़ी लड़ाई हुई और दोनों पक्ष काफी मजबूत थे, कम से कम महान क्षेत्र के मध्य चरण में। सफेद बालों वाले बूढ़े चाचा अंगद ने परिवेश का सर्वेक्षण किया और भारी आवाज में कहा, इसके अलावा यह लड़ाई बहुत पहले नहीं हुई, शायद 1 घंटे से भी कम समय पहले, जब विराट और चेहरे पर निशान वाले डाकू रंगा लड़े। हालांकि यह आकाश में बहुत ऊपर था, लड़ाई के बाद के झटके इतने तीव्र थे कि उन्होंने अभी भी नीचे के पहाड़ों और नदियों को काफी नुकसान पहुंचाया।